नियतिकृत नियम रहिताम्लादैकमयीं अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेरजयती। आज हम आचार्य मम्मट द्वारा बताए गए रस दोषों पर चर्चा करेंगे। सप्तम उल्लास में अन्य दोषों के साथ रस दोषों की भी चर्चा है। आचार्य मम्मट ने 13 रस दोष बताए हैं। रस के विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि रस अभिधा का विषय नहीं है, रस व्यंजना का विषय है। रस की अभिव्यंजना होती है। तो इसीलिए यदि व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भाव इत्यादि शब्दों से कहे जाएंगे तो रस दोष हो जाएगा। यानी रस की अभिव्यक्ति के मार्ग में यदि कोई भी बाधा आती है तो वो सब रस दोष के अंतर्गत आ जाएगा। आचार्य मम्मट ने कुल 13 रस दोष बताए हैं, जिसमें कारिका उन्होंने लिखी है व्यभिचारी रस स्थायी भावानाम शब्दवाच्यता कष्ट कल्पनया व्यक्तिरनुभाव विभावयोः प्रतिकूल विभावादिग्रह दीप्तिः पुनः पुनः अकांडे प्रथनच्छेदौ अंगस्याप्यति विस्तृतिः अंगिनो अननुसंधानं प्रकृतीनाम विपर्ययः अनंगस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशः। तो ये गणना की है रस दोषों की। कैसे? व्यभिचारी रस स्थायी भावानाम शब्दवाच्यता। शब्दवाच्यता, शब्दतः कथन होना। किसका शब्दतः कथन होना? व्यभिचारी का शब्दतः कथन होना। आप लोगों ने व्यभिचारी भाव पढ़े हैं, जिन्हें संचारी भाव भी कहते हैं। चिंता, व्रीड़ा, लज्जा इत्यादि, ये सब निर्वेद, ग्लानि इत्यादि, ये व्यभिचारी भाव है। व्यभिचार वो मनोवृत्तियां हैं जो स्थिर नहीं रहते, जो आते जाते रहते हैं मन में। संचरणम कुर्वन्ति इति संचारी भावः। तो व्यभिचारी भावों को यदि शब्द से, लज्जा इत्यादि को यदि शब्द से कहा जाता है तो ये रस दोष हो जाएगा। आगे उदाहरण देंगे आपको, उससे आप समझ जाएंगे। महाकवि कालिदास का एक श्लोक है। महाराज हिमालय के पास नारद मुनि आते हैं और पार्वती के विवाह के विषय में चर्चा करते हैं। पार्वती वहीं पिता के पास ही कहीं आसन पर बैठी हैं। तो कालिदास ने क्या श्लोक लिखा है वहां पर? महाकवि कालिदास का वर्णन देखिए आप। एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीला कमल पत्राणि गणयामास पार्वती। कि देवर्षि के ऐसा कहने पर, एवं वादिनी देवर्षौ, देवर्षौ एवं वादिनी, पार्श्वे पितुरधोमुखी, पितुः पार्श्वे या अधोमुखी तिष्ठति, पिता के पाश में जो मुख नीचा करके बैठी हुई हैं, चेहरा झुकाया हुआ है। लीला कमल पत्राणि गणयामास पार्वती, ऐसी पार्वती ने लीला कमल के पत्तों को गिनना शुरू कर दिया। तो हर सहृदय सामाजिक को पता चल रहा है कि यहाँ लज्जा का वर्णन है। पार्वती की लज्जा के विषय में यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है। तो पार्वती की लज्जा के विषय में ये नहीं कहा पार्वती लजा गई, नहीं। सिर का झुका लेना और लीला कमल के पत्तों का गिनना, ये लज्जा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो व्यभिचारी भाव क्या हुए? अभिव्यंजना का विषय हो गए। तो इसीलिए क्या है, ये ध्वनि काव्य है, ध्वन्यात्मकता है यहाँ पर। लेकिन अगर यही लज्जा शब्द को रख दिया जाता तो ये व्यभिचारी की शब्दवाच्यता का दोष हो जाता। तो देखिए, पहला है व्यभिचारी की शब्दवाच्यता, फिर दूसरा रस की शब्दवाच्यता, तीसरा स्थायी भावों की शब्दवाच्यता, फिर कष्ट कल्पनया व्यक्ति अनुभाव विभावयोः, अनुभाव और विभाव के द्वारा ही रस की अभिव्यक्ति हो पाती। आप सबको पता है, विभावानुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः तै स तहि विभावाद्यै स्थायी भावो रसस्मृतः, तहि विभावाद्यै यः अभिव्यक्तः भवति स एव स्थायी भावः रसः इति कथ्यते। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से ही तो रस की अभिव्यक्ति होती है। तो यदि अनुभाव की कष्ट कल्पना होगी और विभाव की कष्ट कल्पना होगी तो रसाभिव्यक्ति में दोष आएगा कि नहीं आएगा? रसाभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये भी रस दोष है।
प्रतिकूल विभाव आदि ग्रह, जिस रस की चर्चा होनी है, जिस रस का निवेश करना है, जिस रस की अभिव्यंजना करानी है कवि को, उससे प्रतिकूल विभाव इत्यादि का ग्रहण कर लिया जाना। श्रृंगार आदि के प्रसंग में शांत इत्यादि के विभाव इत्यादि को ले आना, ये रस दोष हो जाएगा। दीप्ति ही पुनः पुनः, एक ही रस की पुनः पुनः दीप्ति हुए जाना। जैसे कुमार संभवम में शची का विलाप है, करुण है, तो वही प्रसंग चलता चला जा रहा है, तो उससे नीरसता आ जाती है काव्य में, इसलिए वह भी एक रस दोष माना गया है। अकांडे प्रथन छेद, बिना समय के, अकांडे बिना समय के ही किसी रस का प्रथन यानी निवेश करना और किसी रस का छेदन कर दिया जाना, ये भी रस दोष है। जहाँ अनवसर है, अनवसर पर किसी रस की अभिव्यंजना की ओर कवि का बढ़ना, ये भी दोष है। जैसे वेणी संहार में युद्ध का प्रसंग चल रहा है, लेकिन उसके बीच में दुर्योधन के भानुमति के साथ जो प्रणय का प्रसंग आया है, तो वो अनुचित है, रस दोष है। फिर है अकांडे छेद, कोई रस धाराधिरूढ़ चल रहा है, हाँ, उस अवस्था में उस रस का छेद कर देना, उस रस का भंग कर देना, ये भी रस दोष है। फिर अंगस्याप्यति विस्तृति ही, काव्य में एक अंगी रस होता है और बाकी उसके अंग बनकर आते हैं, एक मुख्य होता है, एक और अन्य सभी गौण बनकर आते हैं। तो अंगस्याप्यति विस्तृति, किसी अंग के रूप में विद्यमान रस की अत्यधिक विस्तृति किया जाना, अत्यधिक विस्तार किया जाना, ये भी रस दोष है। अंगिनो अननुसंधानम, किसी विषय में ऐसा खोया कवि कि अंगी का अनुसंधान करना ही भूल गया, मुख्य रस को छोड़ ही दिया, तो ये क्या होगा, ये अंगी के अननुसंधान का दोष हो जाएगा। फिर आया प्रकृति नाम विपर्यय, काव्य में, नाट्य में नायक आदि की कुछ प्रकृतियां बताई गई हैं, नायक, नायिका और विभिन्न पात्र होते हैं। जैसे कि नायक पढ़े हैं आपने 4 कोटि के बताए गए दश रूपक में, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो ये चारों जो नायक हैं 4 प्रकार के, इनकी 4 प्रकार का एक विशेष व्यवहार है, प्रवृत्ति है। तो उन प्रकृतियों का विपर्यय दिखाया जाना, तो ये भी रसदोष के अंतर्गत ही आता है। कि वह जो प्रकृति है उसकी उससे विपरीत या उससे अलग कुछ कार्य करे, तो ये दोष है। अनंगस्याभिधानम, जो रस में कवि के वर्णनीय विषय में किसी प्रकार से उपकारक नहीं है, ऐसे अनंग का, अनंग यहाँ पर कामदेव नहीं है, कि जो अंग का किसी प्रकार से उपकारी नहीं है, ऐसी किसी वस्तु का कथन किया जाना अनावश्यक रूप से, ये भी रस दोष होता है। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट ने रस के ये 13 दोष बताए।